औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। लेटेस्ट फैसला है जी लाहौर हाई कोर्ट का, मोहम्मद उस्मान वर्सेस लर्नर्ड एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी एंड 3 अदर्स, रिट पिटिशन नंबर 2594 ऑफ 2021। इसे केस को सुना जी मिस्टर जस्टिस वक्कास रऊफ साहब ने और मिस्टर जस्टिस राहील कामरान साहब ने। इसमें फैक्ट्स क्या हैं जी केस के। थ्रू पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 द पिटिशनर चैलेंज ऑर्डर ऑफ एडिशनल सेशन जज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस पास्ड ऑन अ पिटिशन अंडर सेक्शन 22A and 22B of CRPC directing the police to record the version under section 154 of the CRPC and to act in accordance with law। इस केस में पिटिशनर ने चैलेंज किया है एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस के जो उसके पास अख्तियार होते हैं, एक पिटिशन जो उसने फ़ाइल की थी कि मेरा जो पुलिस को डायरेक्शन दे के 154 CRPC के तहत मेरा बयान जो है वो कानून के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला है जी कानून के तालिब इल्मों के लिए, लायर्स के लिए, जर्नल रीडर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। और आम तो फिर जाहिर है कि व्हाट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड लीगल प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। अब इसमें एडवोकेट जनरल को जो है ना बीच में लाया गया है कि इसके ओहदे की कानूनी हैसियत क्या है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वेदर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल एंड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आर डिफरेंट इन द आइज ऑफ लॉ। क्या इन दोनों में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल में कोई फ़र्क है। वट whether notice to attorney general or advocate general under order 27A of CPC is mandatory, whether personal appearance of attorney general or advocate general is necessary if notices under order 37A of CPC is given। ये 37 है। whether offence under article 150 of police ऑर्डर 2000 इज cognizable। क्या ये 2002 के तहत cognizable ऑफेंस है या नहीं है। काफ़ी इसमें जी डिस्कशन हुई है और बड़ा अच्छा ये केस लॉ है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से भी। इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने अब उसकी बैकग्राउंड पे जाना है, तय करनी है। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज दैट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड पंजाब प्रोविंस अंडर पैराग्राफ 1.5 ऑफ द पंजाब लॉ डिपार्टमेंट मैनुअल 1938। 1938 का ये जी मैनुअल है। 1.5 इसका जो पैराग्राफ है पंजाब लॉ डिपार्टमेंट का जो मैनुअल है उसके मुताबिक इसमें जो लीगल अफेयर्स थे मुतहिदा पंजाब सूबे के, जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो उस वक़्त के इस लीगल अफेयर्स को जो है इसने मैनेज करना था। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल इन इट्स डिस्क्रिशन। 1935 के एक्ट इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर को ये अख्तियारात थे कि वो जनाब ना एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करे। However, after the independence, the situation became different. Under Article 140 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and earlier constitutions, the Advocate General is appointed by Governor on the advice of the Chief Ministers as contemplated under Article 105 of the Constitution। तो आज़ादी के बाद पहले जो हमारे एक आइन थे वो और 1973 के जो आइन थे उनके मुताबिक ये गवर्नर साहब ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वज़ीर आला की मशावरत से। वज़ीर आला जो उनको मशवरा देता है उस पर, यानी अक्सर अख्तियार फिर ये वज़ीर आला का होगा। पहली बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात जी द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट इज डिफरेंट, एडवोकेट जनरल इज डिफरेंट इन द आइज ऑफ लॉ than the office of assistant advocate general. The appointment of the advocate general is constitutional appointment, whereas appointment of an assistant advocate general is made under the status rules which also apply to the office of additional advocate general as well। जो एडवोकेट जनरल का ओहदा है वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की निस्बत मुख्तलिफ है कानून की नज़र में।
एडवोकेट जनरल जो है उसकी आइनी तौर पर अपॉइंटमेंट होती है, और जबकि अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल इज मेड अंडर द स्टेटस रूल्स विच आल्सो अप्लाई टू द ऑफिस ऑफ एडिशनल एडवोकेट जनरल एज वेल। इसके रूल्स के तहत अपॉइंटमेंट्स होती है। आइनी तौर पर उनके हेड की होगी और बाकियों को फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अपॉइंट किया जाता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को। इट इज एपरेंट फ्रॉम द बेयर परस्यूल ऑफ ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। अब ये मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ, कहीं गलती ना पड़ता जा रहा हूँ मसलसल। मैं एक्सक्यूज़ मी, एक सेकंड बस, मैं ना इसको चेक कर लूँ कि ये जो सीपीसी का इन्होंने दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। सॉरी, ये 27 है, मैं इसे 37 पढ़ रहा था। ये जी 27 है, मैंने शायद इसे 37 पढ़ा है पहले भी, एक्सक्यूज आई एम सॉरी। रोमन में बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं और ऐनक के बगैर बाज़ औक़ात नज़र नहीं आते, सॉरी जी। ये 27 है। इट इज़ एपिरेंट फ्रॉम द बेयर परस्यूल ऑफ ऑर्डर 27A ऑफ CPC that in any suit in which it appears to the court that any substantial question as to the interpretation of constitutional law is involved, the court shall give a notice to the Attorney General for Pakistan if the question of law concerns the federal government, and to the Advocate General of the province if such question concern a provincial government before proceeding to determine such question involved in the suit. It is trite law that notice terms of orders 27A of CPC is mandatory, and non-compliance to the provision would render the judgment nullity in the eyes of law. उन्होंने कहा जनाब जो ऑर्डर 27A CPC का है इसमें यह होता है कि जब अदालत को कोई आइनी इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है प्रोविंस के मामलात के लिए, तो फिर वो एडवोकेट जनरल को नोटिस करती है। इट अपीयर्स to the court that any substantial question as to the interpretation of constitutional law is involved, the court shall give a notice to the Attorney General for Pakistan, constitutional के मामले में Attorney General पाकिस्तान को, if the question of law concern to the federal government के हवाले से क्वेश्चन हो, and to the Advocate General of the province if such question concern to federal government के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब हो तो फिर वो अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं, अगर सूबे के मतलब हो तो फिर वो बुलाते हैं, अटॉर्नी जनरल को बनाते हैं फेडरल के लिए और सूबे के लिए बनाते हैं एडवोकेट जनरल। अब मैं आपको ये बता दूं कि 18वीं तरमीम के बाद सारी पार सूबों के पास ही आ गई हैं, बहुत सी बातें अब सूबे ही डील करते। इट इज ट्राइड लॉ दैट द नोटिस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 27A ऑफ CPC इज मैंडेटरी। ये लॉ है जी, इससे जो है बिल्कुल सख्ती से, ये सख्त कानून है, लाजमी कानून है। ट्राइड कहते हैं सख्त को। इट इज़ अ ट्राइड लॉ दैट नोटिस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 27A ऑफ CPC इज मैंडेटरी एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन वुड अंडर रेंडर द जजमेंट नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ये लाजमी है कि इसके तहत ये नोटिस की कंप्लायंस हो, और अगर कंप्लायंस नहीं होती तो जो जजमेंट कोर्ट देगी उसकी कानून की नज़र में फिर वैल्यू क्या होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाला गया कि नोटिस की कंप्लायंस करनी है। किन्होंने कंप्लायंस करनी है जनाब? जिन्होंने इसका जवाब देना है। जवाब किसने देना है? अगर तो ये फेडरल मामला है तो फिर जवाब देगा अटॉर्नी जनरल, और अगर ये प्रोविंशियल मैटर है तो फिर इसका जवाब, तो ऐसा कोई भी फैसला अगर करेगी
अदालत तो फिर वो कानून की नज़र में नल एंड वाइड हो जाएगा। इसलिए उनकी अपीयरेंस इंतहाई ज़रूरी है, जो ये पार्ट एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल है जिस मैटर में इनकी बात की गई। दोस्तों, इसको काफ़ी तफसील में से डिस्कस किया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये बातें। In terms of notice under order 27A of CPC, the personal appearance of the Attorney General for Pakistan, if the question of law concern the federal government, and the Advocate General of the province, if the question of law concern as the provincial government, as the case may be necessary. अब अगर ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाए जहाँ पर फेडरल मामलात के लिए अटॉर्नी जनरल, प्रोविंशियल मामलात के लिए एडवोकेट जनरल साहब की अपीयरेंस लाजमी हो, तो फिर उनका आना लाजम है। ये नोटिस जो हैं मैंडेटरी है कि उनको मैंने लाजमन बुलाएं। द ऑफेंस अंडर आर्टिकल 150 ऑफ द ऑर्डर इज कॉग्नाइजेबल। 155 जो ऑफेंस है 155 का, वो काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस है। The offence under Article 155 provides a punishment of imprisonment for a term which may extended to 3 years and with fine। इसके तहत सज़ा 3 साल या फाइन भी है, with fine भी है। It is title law that when on a particular point of view or fact, if a special statute is silent, then the provision of general law would prevail। उन्होंने कहा जनाब ये एक कानून है सख्त, और ख़ास तौर पर ये पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर स्पेशल लॉ जो है वो खामोश हो तो फिर जो उसके प्रोविजंस हैं जनरल लॉ की, उनको फिर माना जाता है, प्रिवेल करती हैं। द प्रोविजन ऑफ CRPC आर एडमिटली नॉट ऑस्टेड बाय एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। जो CRPC की प्रोविजंस हैं उनका कोई तसादम नहीं है पुलिस ऑर्डर 2002 के साथ। यानी कि जो भी ये किया गया है, पुलिस ऑर्डर जो बना है उसका तसादम नहीं है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि CRPC की दफात तस्लीम शुदा तौर पर पुलिस के किसी भी ज़ाब्ते से भी इनको बेदखल नहीं किया गया, यानी वो इंटैक्ट हैं। ये नहीं है कि पुलिस ऑर्डर के आने के बाद आप उसकी कोई बात नहीं। इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ द CRPC रिलेटिंग टू द ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज, any offense which is punishable with imprisonment of 3 years and upwards but not exceeding 7 years become cognizable as the offender can be arrested without warrant। तो जनाब इसमें यह कहा गया कि शेड्यूल 2 जो है CRPC का, वो ऐसे ऑफेंसेस के मतलब है जिसमें सज़ा जो है 3 साल है और जो कि 7 साल से ज़्यादा ना हो, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बन जाता है। यानी ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा 3 साल से कम ना हो और 3 साल से कम ना हो और 7 साल से ज़्यादा ना हो, वो कॉग्नाइजेबल समझा जाता है और इसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया जा सकता है। ये बातें डिस्कस हुई हैं जनाब। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी जी। इस डिस्कशन में जो बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की, बड़ा लैंडमार्क फ़ैसला है। ये 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला, जिसे जनाब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जिसे किया, और इस फ़ैसले में द अबव रेफर्ड सर्वे ऑफ लॉ एंड देयर and the discussion thus leads us to an irresistible conclusion that offence under Article 150 of order is cognizable. We thus feel no cavil to approve the view formed to this effect by learned bench of this court as well as learned divisional bench of Peshawar High Court and Sindh High Court in the cases referred herein above. As a sequel of above, we are inclined to observe the learned ex officio justice of peace was justified to direct SHO
concerned to record version of respondent in terms of 154 of code and to act in accordance with law. Resultantly, this constitutional petition fails and dismissed with no order to cost. उन्होंने कहा आप 154 के तहत SHO जो है वो बाउंड है इसका बयान को रिकॉर्ड करने का। ये 22 से 22 की एप्लीकेशन थी। The petitioner is a sub-inspector in police department against whom the respondent moved an petition under section 22A and 22B of code complaining that he has committed excess of power against the respondent which was beyond his authority and attracts offence under article 155C of the police order 2002. This petition was admitted for regular hearing wide order dated 30th August 2021 by one of us, Mirza Waqas Rauf, while sitting as single bench mainly on the ground that offence under article 155C of order similar police order is not cognizable and such learned ex officio justice of peace was not competent to pass a direction to the police to register a case. On 21st September 2021, after hearing learned counsel for the parties as well as learned law officer and going through the judgment cited at bar by both the sides in order to determine the nature of the offence embodied in article 155C of order, the matter was referred to the Honorable Chief Justice for constitution of larger bench as there were conflicting views that to this effect. Resultantly, this petition was placed before us by the order of the Honorable Chief Justice on 11th October 2021, and we proceeded to appoint Mr. Tanveer Iqbal and Chaudhry Imran Hussain advocates and amici curiae, and also issued notice to the learned Advocate General Punjab in terms of order 27A of the code of जनाब ये क्वेश्चन पैदा हुआ था तो फिर हमने ये कदम लिया। इन द फर्स्ट इंस्टेंस मिस्टर तनवीर इकबाल एडवोकेट एमी क्यूरी while opening his submission contending that cognizable offences are of two types, one cognizable by police and other cognizable by the court. दो तरह के cognizable offence है जी, एक जिसकी पुलिस लेती है, एक जिसकी कोर्ट लेती है। He added that order categorized two types of offences, one in chapter 26 and other in chapter 27. However, the offences prescribed in chapter 26 are minor offences and are subject to the summary trial, whereas offences contained in chapter 27 are not summary trialable. It is submitted by learned amicus that it is nowhere mentioned in the order that offence under article 155 is cognizable or otherwise. ये डिस्कशन थी जी, इसका मैं पूरी जो है ना इसका लिंक भी दे दूंगा साथ पूरी जजमेंट का, सब लोग इसको देखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।